6% और उसमें भी मुर्शिदाबाद की कई सारी सीटें हैं। कूच बिहार की एक सीट है शीतल कुची, 97.53%, 97.53%। मैं फिर थोड़ा और इंटरेस्ट जगा कि अब सुनील शुक्ला जी बता रहे हैं तो ज़रा इसको देखूं। कूच बिहार में 97.53% बीजेपी का सीटिंग एमएलए है और बहुत कम मार्जिन से, ज़्यादा अच्छे मार्जिन से पिछली बार 2021 का चुनाव नहीं जीता था, लेकिन टीएमसी भी काफ़ी ज़ोर आजमाइश करते हुए इस बार भी दिखाई दे रही है वहाँ पे। तो ओवरऑल ये परसेंटेज छोड़ दें हम थोड़ी देर के लिए, ओवरऑल कल से लेकर आज तक, जब चूंकि मतदान खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल आंकड़े नहीं दिए हैं, फाइनल आंकड़ा नहीं है, वो 4 तारीख को आएगा, चुनाव आयोग ने बता दिया है। आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट के साथ साथ आंकड़े हम दे देंगे, आप उसको रख लीजिएगा अगले साल के लिए, अभी चुपचाप रहिए। तो जैसे कहते हैं जिस अंदाज में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, तो ज़रा समझाइए मुझे कि इस आंकड़े में, इस खेल में कौन आगे है? क्या यहाँ बीजेपी और खासकर बीजेपी के देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, वो सही है 110 सीटों का? सभी को नमस्कार। देखिए सर, दावा तो उन्होंने पिछले 4 दिन किया था, वचनेम किम दरिद्रता, वचन से दरिद्र नहीं है, इसीलिए खुलकर उदारता पूर्वक बोलते हैं अपने पक्ष में। तो ये ऐसे लोग हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इनको पिछली बार तो जो मिला था वो तो 59 मिला था। इस बार ये बोलते हैं कि जो 116 भी 16 जिला में जो चुनाव हुए हैं उसमें इनको 110 मिलेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे यहाँ बोल रहे थे 110 के प्रति ये आश्वस्त है। तो इनके मुंह में तो इनके लोग घी शक्कर डालें कि इनको मिल जाए, 30 साल तक राज करेंगे। ग्राउंड में ये स्थिति नहीं है, ग्राउंड में वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। इस समय में वो वक्त है कि हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि अगर ट्रेंड बढ़ता है, मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो उसका क्या नतीजा होता है। पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक प्रतिशत के घटाव बढ़ाव को मैंने देखा गौर से, तो उसमें यह देखा कि अंतर कलह जब होता है सत्ताधारी दल में तो मतदान का प्रतिशत उसे क्षतिग्रस्त करता है, और अगर पार्टी सॉलिड हो, कोई अंतर कलह न हो, नेतृत्व में एकदम सिंगल यूनिट कमांड हो, तो उसमें मत प्रतिशत का लाभ उनको मिलता है। 2011 में मत प्रतिशत गिरा था, बहुत नहीं गिरा था, थोड़ा सा ये हुआ था। तो 2011 में उस बढ़ा था थोड़ा सा 4%, 3%। 2006 में जो 81.97 था वो 2011 में 84.33 हुआ था, इतना ही बढ़ा था। लेकिन सीपीएम की सीट घटकर 235 से 40, 228 से 40 पर आ गई थी, 235 से 2011 उसका 2006 में उसके पास 235 था, 100 घट के 240 हो गया था। क्यों? क्योंकि सीपीएम में बहुत अंतर कला था। जो लोग जानते हैं, बाहर से भीतर की कथा अभी क्या कही जाए, चुनावी विश्लेषण है, लेकिन जो लोग भीतर से जानते हैं वो अंतर कला इतने चरम पर था कि ज्योति बसु तक को यह कहना पड़ गया था, जो उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, बीमार थे, लेकिन उनको खबर मिली देर से, तो उन्होंने कहा कि हुगली का पश्चिम किसान सभा क्या कर रहा है, किसान सभा से बात क्यों नहीं की। यहाँ सिंगूर का आंदोलन 21 दिन तक वाम फ्रंट के अपने अंतर कला से जूझता रहा। 21 दिन के बाद ममता बनर्जी आई थी दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर, बहरहाल उसको भी छोड़िए। आज जब बात करते हैं हम लोग घुसपैठिए की और लोकतंत्र की, अभी ये बड़ा है कि अंतर कला के कम होने का मतलब है जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड लोगों को अधिक दिखता है। जैसे लगता है कि तृणमूल के बारे में जो भी फैसला करना होगा दीदी करेंगी, समाजवादी पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना होगा वो अखिलेश जी करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव के हारने का एक कारण यह भी था कि पारिवारिक हड़बड़ी के कारण, पारिवारिक उथल पुथल के कारण उनमें वह निर्णय की वह क्षमता लोगों को नहीं दिखी कि वह यूनिटी ऑफ कमांड में हो, एकमात्र वो फैसला कर सकते हैं, वो अधिकार लोगों को न दिखा, ये मैनेज न कर सके, जिसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। हालांकि वो सत्ताधारी दल में नहीं थे, सत्ताकांक्षी में जरूर थे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से भी ये आते हुए नहीं दिख रहे। मुझे याद करना चाहिए इस समय कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था, कांग्रेस के छोड़ने के पीछे क्या क्या दिखते हैं और क्या क्या ये बताइए
कि इनके दावे में कितना दम है। छोड़ दीजिए ममता बनर्जी ने क्यों छोड़ा, उस कहानी में बाद में हम जाएंगे, और बिहार में क्यों सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया विपक्ष, इस पे भी बाद में जाएंगे। आज की तारीख में मैं पर्सनली, हमारे दर्शक पर्सनली ये जानना चाहते हैं कि कल जो वोटिंग हुई है, मैं प्रतिशत पे भी नहीं जाता हूँ, प्रतिशत में भी यहाँ पर दूसरा गणित है। गणित ये है कि वोटर्स कम हुए हैं, प्रतिशत बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है। 100 का 20% और 90 का 20% दोनों में फ़र्क होता है। अगर आंकड़े 100 की जगह 90 हो गए तो उसका 20% कुछ और होगा, और 100 का 20% कुछ और होगा। तो इसीलिए उस पर भी नहीं जाता हूँ, और उस आंकड़े को शुरुआत में प्रेम कुमार जी बता चुके हैं। ये बताइए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आप चूंकि वहाँ हैं और आप सैकड़ों लोगों से आपने बात की होगी कल से लेकर आज तक, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप में वो एक इच्छा रहती है कि जानूं क्या चल रहा है, और वो तब जबकि आप उसी प्रदेश में हैं। इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर जो दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, उस दावे में कितना दम है और यहाँ पर कितना आगे बीजेपी दिखाई देती है। पिछले चुनाव 2021 के चुनाव, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव 2024 का, और एक बात यहाँ पर और भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब 18 सीटें आई थी लोकसभा की, तो बीजेपी उस समय बहुत गदगद थी कि इस बार तो बिल्कुल सत्ता पर काबिज हो ही जाएंगे, क्योंकि 40% सीटें आ चुकी थी उनके पास, और लेकिन नहीं हुआ। फिर 2024 के चुनाव में 12 सीटें आई हैं बीजेपी के पास, जहां तक मुझे ध्यान है 12 सीटें, 18 से 12 पे आ गए, 6 सीटें कम हो गई। और इधर भले 3 से 77 पे 2021 में चले गए थे, लेकिन अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 3 से 77 पे गए तो इस बार पूरे ही पार कर जाएंगे। यानी जो हम पिछली बार नारा लगा रहे थे 200 पार का, इस बार बिना कहते हुए भी 200 पार हो जाएंगे। ये जो है, इसमें कितना दम है? ग्राउंड रिपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग बिहार और इधर उधर देखेंगे तो सबसे पहले बैठकर, फिर मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम पहले ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पर बात कर लें, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर हैं तो फिर हमारा सारा विश्लेषण अलग हो जाता है। हम फिर ईवीएम पे बात करेंगे, हम एसआईआर पे बात करेंगे, चुनाव की प्रक्रिया पे बात करेंगे, और इन सब धांधलियों पे बात करेंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वो हाथ हिलाना जो है बिल्कुल राजनेता की तरह, उस पर भी बात करेंगे। फिर बात हमारी दूसरी हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? हम कम से कम आज तो ये बात कर ही सकते हैं, 4 तारीख को फिर रिजल्ट के हिसाब से बात करेंगे। ये प्रफुल्ल जी, देखिए सर, यहाँ पर जो लोगों की जो धारणा है, लोग कई तरह से उत्पीड़ित हैं। पहला तो आपने तो हाथ हिलाने वाली बात कही थी। जिस ढंग से यहाँ के एक प्रमुख पार्टी को कहा गया चुनाव आयोग के कार्यालय में कि गेट लॉस, दफा हो जाओ, निकल जाओ, लोगों ने बहुत अपमानित महसूस किया। दिल्ली में और मुंबई में जब बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी करके अपमानित किया जाता था तो बंगाल का कलेजा छलछला जाता था कि हमारे लोग को वहाँ अपमानित किया जा रहा है। उसका असर यहाँ पर कैसे नहीं दिखेगा? पश्चिम बंगाल के लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है? बनर्जी अगर बंदोपाध्याय और बनर्जी में है, इसमें तो कोई लॉजिकल कोई डिस्क्रिपेंसी है नहीं, क्योंकि ये यहाँ होता है। तो ये इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को उन्होंने, चुनाव आयोग ने आधार बनाया अपना। लॉजिकल इसमें कुछ नहीं है। इसके पहले कभी उन्होंने बात की होती कि हाँ डिफाइन क्या होता है कि लॉजिकल है और ये इलॉजिकल है, तो बात समझ में आती है। एक टर्म उछाल दो और जिसका अर्थ तुमको खुद पता हो, और उसके बाद बहस को अपनी तरफ ले जाओ। तो डिबेट तो आप जीत सकते हैं, हो सकता है अच्छे अच्छे शब्दों से, चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोगों का दुख दर्द काफी है। इसलिए ये जो सीट मिला इनका, मुझे लगता है कि इनके सीट में डिक्लाइन का रुझान है। लोग काफी खफा है। लोगों को लगता है कि इनके अस्तित्व को लगातार चुनौती दी जा रही है। बंगाली होने के प्रति इन्होंने कमतरी का एहसास लोगों को करा दिया है। बंगाल के लोग अपने आप को अन्य लोगों से, जैसा कि सभी जगह होता है, ये जातीयता का गुण होता है, वे अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा ही समझते हैं। अगर कोई उनको बार बार गैर वाजिब तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका उस पर असर होता है। यहाँ तो चुनाव अभियान की तरह हो रहा है सर। केंद्र सरकार की तरफ से सारे अधिकारी बदले गए, शायद कुछ हो गया। इसलिए लोगों का अगर मत प्रतिशत जरा सा भी पेटी पर परिलक्षित होगा तो ये 107 का ये अपने पिछला रिकॉर्ड को भी कायम नहीं रख पाएंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। अब कितने सीट पर होगी? कांग्रेस कौन सी? कांग्रेस टीएमसी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस आईएनसी की बात कर रहे हैं जी। आईएनसी का कुछ पर होगा।
आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस इस समय में यह नहीं चाहती है कि वह तृणमूल को परेशान करके यहाँ पर सत्ता में आए। वह सिर्फ झलकाना चाहती है और सिर्फ देखना चाहती है। वह जीरो है इस समय में, इसमें विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अधीर बाबू जीत रहे हैं कि नहीं? अधीर बाबू, हाँ, अधीर बाबू जीतेंगे। अधीर बाबू अपने कारणों से जीतेंगे, उनका वहां पर वो गढ़ है। अधीर बाबू पिछली बार भी जो हारे थे तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, उनको वहां से हारना नहीं चाहिए था और उससे भी उन्होंने काफी शिक्षा ली है, तो वो जीतेंगे वहां से। और भी कई सीट है जहां पर जीतेंगे, लेफ्ट के भी कुछ सीट जीतेगा, लेकिन अभी ये सब चीजें इतने फ्लूइड है क्योंकि लेकिन और ऐसा भी तो हो सकता है प्रफुल्ल जी कि ये लोग मिलके एक दूसरे के वोट काटें। मालूम हुआ जब आंकड़े देखेंगे तो तीन बंदरों की कहानी जो है वो रोटी बांटने वाली, एक ले गया। नहीं, ये दोनों देखिए, अभी क्या हुआ है कि जो इनकम्बेंसी है, लोगों की सरकारों से शिकायतें कम हुई है और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। लोग शिकायत होता है आधार पर, कानूनी आधार के बल पर शिकायत होता है, हक के आधार पर शिकायत होती है। लोगों के हक को इतना पहेली बना दिया गया है कि लोग अब शिकायत नहीं करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई राहत आ जाए, तो उम्मीद बढ़ती जाती है। तो हक और उम्मीद का भी ये द्वंद्व है। और इस समय में क्या हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, या कम्बेंसी डिसएडवांटेज, कम्युनिटी डिसएडवांटेज, बीजेपी को भी है और ये तृणमूल को भी है। इसी कम्युनिटी ये इसको जिसको बोलते हैं इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज का एक प्रभाव तृणमूल की तरफ जाएगा, एक प्रभाव भारतीय से कांग्रेस की तरफ आएगा। मैं कहता हूं कि जो सीपीएम का अगर साफ शब्दों में सुने तो वाम फ्रंट का जो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलेगा, इन दोनों के एंटी इनकम्बेंसी का वो मिलेगा, वो यहाँ के लोकल लोगों का अधिक मिलेगा। और जो बाहर के लोग जिनको आप कहते हैं उनका भी लाभ सीपीएम को नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को दोनों का लाभ मिलेगा। इसीलिए इस जो एंटी इनकम्बेंसी या एडवांटेज जो इनको मिलेगा, डिसएडवांटेज से जो इधर आएगा कांग्रेस की तरफ और वाम की तरफ, तो वाम से कांग्रेस का सीट ज्यादा आएगा। निवर्तमान विधानसभा में भी कांग्रेस को उसका सीट ज्यादा था, कांग्रेस का प्रतिशत ज्यादा, सीट भी ज्यादा था। उसी हिसाब से ये प्रतिशत ज्यादा था, सीट तो नहीं थी। नहीं 21 में 21 में 16 में उसको 44 21 में नहीं थी, 21 में नहीं थी, 21 में जीरो, 16 21 में तो जीरो है सब, 7.7% इनका रिश्ता। तो उसमें उसके पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 44 सीट ज्यादा था और 26 के आसपास इनका था, वाम फ्रंट का रह गया था। तो अंतरकला से ये हारा था। इस बार बहुत सारी चीजों इन लोगों ने अपने आप को मान लिया है और पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने इनका यही कथन है कि आपने तो हमें निश्चिह्न कर दिया। बांग्ला में इसको बोलते हैं। बताइए, ये भी बताइए जरा, ये बताइए कि बीजेपी किस दम पे बोल रही है कि हम सरकार बनाएंगे? कहाँ कहाँ बीजेपी मजबूत है? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर पाए? 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। बिल्कुल, वो तो गए नहीं कर पाए। वो गए थे वहां करने के लिए, तो वोट के दिन तक गए थे कि वहां हंगामा खड़ा हो, कोई हिंदू मुस्लिम क्लास हो, कोई इस तरह की बात बने, लेकिन बहुत हल्के में बात को दबा दी गई। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताइए प्रफुल्ल जी कि जो इधर का एरिया है नॉर्दर्न पार्ट, यानी नॉर्थ बंगाल जो है, नॉर्थ बंगाल जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, फिर जलपाईगुड़ी, ये सब जो है, दार्जिलिंग, ये सब, इधर बीजेपी अपने आप को काफ़ी मजबूत मानती आई है। क्या रिपोर्ट है अभी, जो चूंकि कल वोटिंग हुई है उस एरिया में, इसलिए जी, तो उसका कारण यह है कि यहाँ जो कूच बिहार की आपने चर्चा की है, कूच बिहार जो है सो इसका नाम ही कोच बिहार है। ये जो आसाम से इसका संबंध है, वहाँ के साम्राज्य से जो घूमने फिरने आए थे और राजवंशियों का संबंध उन्हीं लोगों से। तो ये बांग्ला जातीयता के सहज हिस्सा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बांग्ला प्राइड से अलग कर दिया, उनको बताया कि तुम बंगाली नहीं हो, क्योंकि वो आदिवासी बंगाली नहीं होता है। सुभाष घिसिंग को लोग बंगाली नहीं गिनते थे, मुझे भी नहीं गिनेगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं मैथिली भाषी बंगाली हूँ, हिंदी भाषी बंगाली हूँ। जैसे गोरखा लोग जो थे, आप बिहारी बंगाली हैं, आप बिहारी बंगाली हैं। नहीं, चूंकि हमारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है सर, तो हम इसलिए मैं कहता हूँ मैं मैथिली या हिंदी भाषी बंगाली हूँ। तो लेकिन जैसे गोरखा नेपाली हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं,
मूल भाषा के नहीं। यहाँ भी जो आदिवासी हैं वो बंगाली नहीं गिने जाते हैं, वो उसके बंगला जातीयता के अलग है। तो खैर वो तो जो सामाजिक समीकरण है उस पर फिर भी चर्चा होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने वहाँ भेद पैदा कर दिया, उनको बता दिया। तो कामतापुरी आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, कामता साम्राज्य था वहाँ, तो कामतापुरी आंदोलन को उनको एहसास करवा दिया किस तरह का है। और जो आप कह रहे हैं कितना प्रतिशत बढ़ा है, आप कुछ बिहार की जब चर्चा कर रहे थे 97%, तो मैंने कहा उसमें कुछ शक्ति का भी योगदान होगा। अब शक्ति का योगदान, आप शक्ति को अंग्रेजी में बेसी समझते हैं, तो जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि शक्ति के योगदान का मतलब क्या होता है। तो ऐसी भी सूचनाएं आई थी कि खास करके जो सहयोगी लोग जाते थे। मतुआ समुदाय किधर गया है ये बताइए, मतुआ किधर गया है? बहुत मतुआ के लिए बांग्लादेश तक गए थे पिछली बार हमारे साथी, हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त। जी, मतुआ तो उनसे विच्छिन्न हो ही गए हैं, इस बार उनका नाम कटा है। मतुआ का एक अंश तृणमूल की तरफ जा रहा है, दूसरा अंश कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाएगा। बंटवारा हो गया। मतुआ वो पूरा का पूरा उधर नहीं जाएंगे। हालांकि जो राजनीति ये करना चाहती थी ममता बनर्जी की तरफ सभी लोग चले आए, वैसा नहीं होगा। सीपीएम को उसका एक अंश उसका जाएगा, और उनके जो ठाकुर गांव के जो लोग वगैरह हैं वो उस पर है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इनको उत्तर जो कल जो सीट हुआ राढ़ बंगाल में इनको बहुत धक्का लगेगा, जिसको पहाड़ी माटी, लाल माटी बोलते हैं। उसमें तृणमूल को भी कम हो सकता है, क्योंकि अब आप कहना सुनना चाहें तो मैं छत्रधर महतो का नाम आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब जंगल महल का आंदोलन हो रहा था, तो उन तमाम आंदोलनकारियों के साथ जो हुआ पिछले 15 साल में, वो घाव अब बहुत तीखा हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वहां भी वो है, एक रिटर्न बैक है, और यही कारण और है। एक छोटा सा और ये जो कारण है सर, इसको कंप्लीट कर लूं, यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी यह कहते हुए पाए गए कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, अकेले निकल गए थे, उनके पीछे कोई सनातन खत्म हो जाएगा। बीजेपी नहीं आई तो सनातन खत्म हो जाएगा। दर्द जो उभर रहा होगा, वो जिधर जा रहा होगा, तो नेता है तो उनको खबर तो होगी। आखिरी एक सवाल, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी भी हैं, और मैं चाह रहा था एक्चुअली आज की थोड़ा हम ईरान पे भी बात करें। आखिरी एक सवाल प्रफुल्ल जी, कि ये जो एरिया है बिहार से सटा, खासकर झारखंड से सटा हुआ पुरुलिया, ये सब जो एरिया है, इधर क्या हाल है? क्योंकि बीजेपी इधर भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी हुई है, जो अभी सेकेंड फेज में होना है। जी, नहीं तो ये आदिवासी इलाके में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उधर से लोगों के जो एक्चुअली में खबर भी उधर से उतनी नहीं आती है, और जो राजनीतिक कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें आदिवासियों का भी मोह भंग निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका रुझान नहीं बढ़ रहा है। ये कांग्रेस को इस बात पर सोचना चाहिए, क्योंकि एक समय में आदिवासी और वनवासी के मुद्दे को कांग्रेस ने जितनी तेजी से उठाया था, धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। क्योंकि राम जब बन गए थे तो वनवासी हुए थे, लेकिन आदिवासी नहीं हुए थे। हम भी आज जाएंगे, झारखंड में बहुत दिन रहे हैं, हमारा बचपन वहीं बीता है, तो हम वहां पर वनवासी तो हो सकते हैं, आदिवासी नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक आदिवासी अगर मुंबई में भी आ जाएगा तो आदिवासी कहलाएगा। राहुल गांधी ने तो इस पे राहुल गांधी ने इसको कई मौकों पे बोला है ना, कि ये वनवासी कहते हैं जबकि आदिवासी। ये आदिवासी और वनवासी का मामला काफी उठाया था राहुल गांधी ने, खासकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इन तीनों राज्यों में उन्होंने काफी उठाया था। और आदिवासी हैं, वनवासी ये लोग कह के आदिवासियों का अपमान करते रहे हैं, ये साफ है, और इसको राहुल गांधी ने उठाया था। खैर आता हूं जल्दी से, बहुत विस्तार। जी, मैं सिर्फ इस चुनाव में नहीं उठा उस मामला, इस चुनाव में तो कोई मामला नहीं उठा। लगभग एसआईआर का उत्पीड़न और एसआईआर का पराक्रम और उसी के घुसपैठिया, इसी मामले पर पूरा चुनाव हो गया। क्या एसआईआर का भार, बोझ जो है वो बीजेपी कितना उठा पाएगी पश्चिम बंगाल में? ये बिहार नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह पे, दोनों राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है। और देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यहाँ थोड़ा सा इसको और